नमस्ते। आज हम झीलों के शहर भोपाल में हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, हर जगह पानी ही पानी है और पानी से याद आया कि हमारा वाटर फॉर ऑल फॉर वाटर फेस्टिवल हो रहा है भोपाल में 28 एंड 29 तारीख को और उसी के लिए हम लोग एक पॉडकास्ट सीरीज़ रिलीज़ कर रहे हैं और इस सीरीज़ के हमारे पहले गेस्ट जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं, भोपाल में रहती हैं और वो एक सीनियर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। उनका नाम है अनुराधा शंकर सिंह जी और वो ब्यूरोक्रेसी से होने के बावजूद वो अपने सोशल वर्क के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। नमस्ते अनुराधा दीदी, नमस्ते। आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और भोपाल का भी मौसम भी बहुत अच्छा है और हम बिल्कुल लेक के पास हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पानी आपके लिए क्या महत्व रखता है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, है ना? हुँ, पानी बिनु न उबरे मोती मानस चून। जी। पानी तो हम सब पानी है हाँ, हाँ, हाँ। अधिकांशतः। हाँ, हाँ। पानी के बिना हम क्या ही हैं। तो हमारे लिए तो बहुत महत्व रखता है। और ये जो मौसम आपको अच्छा दिख रहा है, हुँ, हुँ। ये आपको देखकर इसका मूड अच्छा हो गया है। यह जी। मौसम अभी 2-4 दिन पहले बहुत ही गर्म था इस वक्त। ओह! जी हाँ, हुँ, इसका हुँ। भी पानी से संबंध है, आप जी, जानती होंगी। जी, जी। तो पानी का मेरे ही लिए नहीं सभी के लिए बहुत महत्व है और हुँ, हुँ। पानी की हम सभी के जीवन में केंद्रीय भूमिका है। लेकिन हुँ, जैसा कि हो जाता है सब लोगों को, हम सब भूल जाते हैं हमारे हुँ। जीवन में किसका महत्व है, कौन हमें हमारा पालन पोषण हुँ, कौन कर हुँ, रहा हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे कई बार कई लोग अपने उम्र दराज माता पिता को भूल जाते हैं, जी, जी, वैसे ही हम उन चीजों को भूल जाते हैं जिनके कारण हम इस धरती पर हैं। पानी जी। उसमें सबसे प्रमुख है। जी और आपको ये भी पता होगा कि मध्य प्रदेश में ही बुंदेलखंड का एक एरिया आता है, जहाँ पे पानी की ज़बरदस्त किल्लत है और वहाँ पे बहुत सारे एनजीओ जो हैं, हमारे जैसे और भी कई वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बुंदेलखंड में जो ये पानी की कमी है, उसके पीछे क्या उसका रीज़न है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि पूरे ही मध्य प्रदेश में, अब तो जी, खैर भारत के अन्य भागों में भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जी। मतलब वो अब एक क्राइसिस की स्थिति में है सब जगह। हुँ, हुँ, हुँ। बुंदेलखंड में वो एक पुरानी समस्या हो चुकी है। बाकी सब जी। जगहों पे अब उभरती चली जा रही है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन वो बुंदेलखंड में पुरानी समस्या हो गई। उसका उसके कई कारण हैं। जी। एक कारण तो व्यवस्थागत जो कमज़ोरी है हमारे यहाँ, हुँ, हुँ, जो हुँ। हमने अपनी प्राकृतिक जो हमारे पास प्रकृति जो है हमारी, मुझे प्रकृति को संसाधन कहना अच्छा नहीं लगता। जी, जब बिल्कुल। आप किसी चीज़ को आप संसाधन कहते हैं, तो इसका मतलब आप उसका व्यापार विनिमय कर सकते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, हुँ। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो वन हो, चाहे वो जल हो, ये सब जी, संसाधन बना के हमने इसको नष्ट कर दिया। जी, हमने उसका बिल्कुल। विनिमय करना शुरू किया। हुँ, और हुँ। जब हम किसी भी चीज़ के साथ विनिमय करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एक कटोरी की दुकान खोल रखी है। जी। कटोरी आप कोई खरीदता है, आप बेचते हैं। जो हुँ, हुँ। खरीदने वाला है शायद वो पसंद की कटोरी ले जा रहा है। जी, उससे जी। उसका शायद थोड़ा अटैचमेंट होगा। बेचने वाले को कोई अटैचमेंट नहीं, हुँ, 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 उसको हुँ। कोई लगाव नहीं है। तो जी, हम जब हर चीज़ को उपयोग में करने लगे, बेचने लगे, उसकी कीमत तय करने लगे, तो हमें उससे कोई लगाव नहीं रहा। जी। जबकि पारंपरिक रूप से भारतीय संस्कृति में, हमारे भारत की नहीं पूरे ही प्राचीन संस्कृतियों में, सभी प्राचीन संस्कृतियों में प्रकृति का बहुत गहरा, केंद्रीय और हुँ, प्रमुख रोल था हुँ। और उससे हमको प्रेम था। बुंदेलखंड भी उससे अछूता नहीं था। जी, बुंदेलखंड तो जी। वैसे भी बहुत पुराने इतिहास वाला स्थान हुँ, है हुँ, हुँ। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उसका बहुत प्रमुख स्थान है। जी। मतलब अब वहाँ महाराजा छत्रसाल से लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान तक हुँ, हुँ, हुँ। हमने बुंदेलखंड में हमारे बड़े-बड़े नायक हुए हैं वहाँ। लेकिन इसके बावजूद बुंदेलखंड में सामंतवाद बहुत भयंकर है जी, जी, वो तो और हमने भी उस घोर देखा। सामंतवाद के कारण शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। जी। सामंतवाद का एक बहुत बड़ा लक्षण है। हुँ, हुँ। सामंतवाद तभी कायम रह सकता है या किसी जाति अथवा किसी लिंग की सत्ता तभी कायम रह सकती हुँ, है जब हुँ। एक बड़ा जनमानस जनसमूह अशिक्षित रहे। जी। तो बुंदेलखंड में अशिक्षा बहुत है सामंतवाद के ही प्रभाव से। हुँ। तो जब बहुत लोग अशिक्षित रहते हैं तो वे बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाते, संभाल नहीं पाते। जी, जी। अब वो अपने ही संसाधनों को कैसे बचाएं, हुँ, हुँ। जिसको संसाधन कहा गया, तो वो तो उन्हीं के संसाधन थे। उनके ही संसाधन को कोई ताकतवर व्यक्ति लेकर उसका विनिमय कर लेता है, जी। उसका व्यापार कर लेता है और ये देखते रह जाते हैं। हुँ। आपको अच्छी तरह पता है कि कुछ दिन पहले तक नदियां बिक रही थी, हुँ, 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 हुँ। नदियों के ठेके हो रहे थे।
हुँ। पानी के जलाशय के ठेके, जो जलाशय जिससे पूरा गाँव ही अपना पानी लेता था, उसके ठेके हो जा रहे थे। जी। फिर उसके बाद मकान बनाने के का भूत ऐसा लोगों को पड़ा कि सारे जलाशयों को पाट-पाट के उसके ऊपर मकान बनाने लग गए लोग, हुँ, हुँ, और भी हुँ। कुछ-कुछ बनाने लगे, वेयर हाउस तक बनाने लग गए। तो ये जो कंस्ट्रक्शन का भूत है, ये जो बेचने का भूत है, ये जो किराए पे उठाने का या उससे धन कमाने का भूत है, हुँ, हुँ। इसके कारण हमने अपनी वहाँ की प्रकृति को काफ़ी जो जिसको मैं सिस्टमिक फेलियर कहती हूँ, जी। वो एक व्यवस्थागत हमारा हमारा बहुत बड़ा वो है, हमारी हार है, जी। हमने उसको संभाल नहीं हम पाए। और दूसरा जो पक्ष है उसका, वो जनता का पक्ष है, जी। लोक पक्ष है। हुँ, हुँ। लोक पक्ष में एक अजीब किस्म का समाज के अंदर जो सामूहिकता थी वो खत्म होकर बिल्कुल। एक बहुत ही समाज में, आपने भी देखा होगा चूंकि आप लोग काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में, हुँ, तो आपने देखा होगा कि हर किसी को अपना निजी फायदा, हुँ। अपना निजी लाभ, अपना निजी हमारा मैं मेरा परिवार, और परिवार का मतलब मैं मेरे बच्चे, मैं हुँ, 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 पति हुँ। पत्नी उनके बच्चे, बड़ी मुश्किल से बूढ़े माता पिता। तो परिवार का ये कॉन्सेप्ट तो था नहीं। जी। या हम ही ने बहुत छोटी उम्र में शादी हुई, फिर बच्चे हो गए, फिर हम आईपीएस बन गए, तो हमने अगर हमारा परिवार छोटा सा होता तो हमारे तो बच्चे ही नहीं पल पाते। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन हमारा परिवार जैसा पारंपरिक भारतीय परिवार है वैसा था। उसमें राइट। हमारे ससुराल के बहुत से लोग थे, हमारे मायके के बहुत से लोग थे, हमारे ननिहाल के बहुत से लोग थे हमारे। तो वो फिर हमारे बच्चों को बहुत विस्तृत बुआ, चाचा, मामा, मौसी, है ना? हुँ, हुँ, हुँ। फूफा, बहुत तरह के हर प्रकार के रिश्तेदार मिले, दादा मिले, दादी मिली, नानी मिली, मेरे नाना मिले, हुँ, हुँ, है हुँ। ना? हुँ। चचेरी दादी मिली। तो इस प्रकार से यह जो समाज है, यह जो सामूहिकता है जिसमें बच्चे आराम से पल जाते हैं, वह सामूहिकता कम हो जाने के कारण जो हमारे गाँव के पास जो संपत्ति थी, उस संपत्ति को हमने किसी को भी ले जाने दिया। क्योंकि हमने जी। अपना लाभ देखा, निजी लाभ मिल गया, फिर बाकी हमारी संपत्ति कोई ले गया। अब ले गया तो वन कट गए, जब पेड़ कट गए, जब हमारी नदियाँ और तालाब हमारे बिक गए, हुँ, तो फिर हुँ। हमारे पास क्यों क्राइसिस नहीं होगी? जी, बिल्कुल। क्योंकि पानी जो है वो अपने आप में स्वतःस्फूर्त एक अलग संस्था तो है नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। पानी के साथ जुड़ा हुआ पूरा का पूरा एक संसार है, पूरा का पूरा एक वातावरण है, एक उसका पर्यावरण है, और पानी का रहना जरूरी है। तो पानी के लिए बारिश का होना बहुत जरूरी है, हुँ, हुँ, हुँ। बारिश के लिए पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो पूरा चक्र चला, ये स्वार्थ के चक्र में हुँ। और कुव्यवस्था के चक्र में, में प्रबंधन शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता हुँ, कि हुँ। कोई किसी का प्रबंध क्यों करे। तो ये जो व्यवस्था जो करनी चाहिए थी, जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था थी उन्होंने व्यवस्था नहीं की। जिन लोगों के हाथ में रक्षा करने हाँ। की शक्ति थी, लोग के समाज के हाथ में, उन्होंने रक्षा नहीं की। तो इसके कारण मुझे लगता है बुंदेलखंड विशेष रूप से, क्योंकि बुंदेलखंड में विशेष रूप से ये समस्या हुई है, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियां भी विशेष है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अपने जो विशेष चरित्र के कारण बुंदेलखंड को कभी भी लाभ तो मिला नहीं अंग्रेजों के राज में। उससे पहले भी वहाँ के लोग जो हैं आत्मसम्मानी लोग हैं, कभी किसी सत्ता के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया, तो किसी सत्ता ने उनका बहुत अधिक पोषण नहीं किया। उसके कारण वो अपने आप में स्वयंभू जितने थे। तो बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि उनके पास लेगेसी वेल्थ नहीं है, लेगेसी वेल्थ नहीं होने के कारण जो है उसको ही समृद्ध रखना था, तो वो गड़बड़ हुई वहां पे, और इस कारण हम वहाँ की स्थिति को इतना खराब देखते हैं। इसमें जो आपने पूरा सिस्टमेटिक फेल्योर की बात की, सिस्टमिक फेल्योर की बात की, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं, उनका प्रॉपर इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसकी बात की। उसमें जो हमने खुद देखा है वहाँ पे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि वहाँ पे कास्ट का जो फैक्टर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या हुआ कि हम लोग सवर्णों को भी, और जो SC ST के लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उन सबको मिला के हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जानबूझ करके जो सवर्ण है वो अपने सारे कूड़ा करकट, जो सूखे पेड़ हैं, कचरे हैं, वो उनके कुओं में डाल देते हैं, या फिर अगर उनकी नालियाँ हैं जो वो साफ करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो उनको कुछ फ्लो के लिए, आउटफ्लो के लिए कोई है ही नहीं, उसमें उन्होंने पूरा कचरा डाल दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम पूरी तरह उसको नहीं ओवरकम कर पाए। पेट्रियार्की है अपनी जगह, कि औरतों को भी इस तरह की बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और जो पानी लाने की मेन जिम्मेदारी होती है वो औरतों के कंधों पे आ जाती है।
उससे स्कूल ड्रॉप आउट भी बहुत बढ़ते हैं। इस तरह की चीज़ें हमने देखी है। तो आपने ये बहुत सही कहा कि सिस्टम का फेलियर है, पर साथ ही साथ हमारे जो समाज के स्ट्रक्चर हैं, उनका भी काफ़ी इसमें योगदान रहा है स्टेटस क्वो को मेंटेन करने में। तो इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप इतनी सीनियर आईएएस ऑफिसर रही हैं, आईपीएस। सॉरी, आप इतनी सीनियर आईपीएस ऑफिसर रही हैं, आपने इतनी जगहों पे सर्व किया है, तो क्या आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि औरतों के औरतों के ऊपर इतना भार क्यों है? अगर हम पानी की बात कर रहे हैं, या फिर घर के साफ सफाई की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, या फिर इसको कैसे बदला जा सकता है? इसमें आपका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर करें। देखिए, मेरा तो अनुभव मेरी मेरी नौकरी शुरुआत ही हुई छत्तीसगढ़ से। जी। और छत्तीसगढ़ में खास करके अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों पर, वहाँ का जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहाँ तो लगभग पानी था ही नहीं। और जो जहाँ पर कि बहुत ही अधिक हम समझेंगे कि प्राचीन सभ्यता वाली जनजातियां रहती थी। जी। तो हम वहाँ से लेकर अगर इधर तक की बात करें, होशंगाबाद तक की बात करें, जब मैं होशंगाबाद में एसपी थी तब तक की बात करें, विदिशा में बात करें, तो हमने ये देखा कि पानी का सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो ये है कि जो नदियां हैं, जो नदियां मैंने आंखों के सामने उनको मरते हुए देखा। मतलब आप उसके ऊपर किसी भी एक नदी को ले ले और उसके उसके जो पिछले 50 साल के फोटो ले ले, अब 50 साल नहीं, इनफैक्ट वो एक समय आया 90 के दशक से लेकर के जी। और 2000 से 2001 तक के वो जो 20 एक साल है, उसी में मैंने नदियों को मर जाते देखा। भरी पूरी अलकमती नदी सुहागपुर की, उसके किनारे बाजार लगता था। जब वो थोड़ा उतरती थी तो वहां लोग, जिसको वो लोग डंगर कहते हैं, तरबूज वगैरह लगाते थे, जी। खरबूज वगैरह, ककड़ी, खीरा वो लगाते थे। और वो इतना हरा भरा होता था और बीच में निर्मल पानी बहता होता। आज वो कहीं नहीं है, आप जाकर देखिए पास में ही वो नहीं है। और वो हमने उसको देखा और हमारे मन में हमेशा आता था कि गोइंग गोइंग गॉन, ये एक राइट, दिमाग राइट। में आता हाँ, था हाँ, उसको हाँ। देखकर। और ऐसी कई नदियां इस तरह जी। से चली गईं। अब समस्या क्या है कि आपने बहुत अच्छी बात कही कास्ट के बारे में, जाति के बारे में। और जाति के की समस्या जो है वो तो खैर पूरे देश की समस्या है। जी, जी। बुंदेलखंड में, जैसा मैंने आपसे कहा, सामंतवाद, आज भी सामंतवाद छूटा हुआ। अभी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो, वो एक ने कहा मुझे कि 3 टपरिया 1 बड़, बन गया राजा फलाने गढ़। ठीक है, तो ऐसे राजा साहब, भैया जी, 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 ऐसे जी। बहुत सारे लाल साहब आपको बहुत मिलेंगे वहां पे। हुँ, वो उन लोगों पे दया ही आती है, क्योंकि उन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है। हुँ, अब तो वो संस्कार और वो शिक्षा भी नहीं है जो उनके पूर्वजों के पास थी, हुँ, क्योंकि उनको प्रिविलेज था तो उनको वो शिक्षा मिल जाती थी, वो भी नहीं है। लेकिन बेचारे तन्ने घूमते रहते हैं और वो अब अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए अनप्लेजेंट होने के अलावा क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि उनके पास भारत के संविधान के कारण उनके पास कोई विशेष सत्ता तो है नहीं। हुँ, हर हुँ। व्यक्ति के पास, किसी भी जाति में जन्मा हो, किसी भी धर्म में जन्मा हो, एक वोट हुँ, हुँ, है ना? ट्रू, तो अब वो सत्ता कैसे प्रदर्शित होगी? राइट। सत्ता ऐसे आसानी से छूटती नहीं है। हुँ, 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 हुँ। एक ऐसी चीज है जिसमें इतना आनंद है और इतना रस और इतनी मादकता है कि उसको छोड़ता नहीं व्यक्ति जल्दी। वो एक जी। एडिक्शन है। और इसके कारण वो अपनी सत्ता को दिखाने के लिए अब उनके पास कोई प्लेजेंट चीज नहीं है, हुँ, क्योंकि कुछ है नहीं जो बांट दे और लोगों को खुश कर दे। हुँ, तो वो अब यही कर सकते हैं कि लोगों के मार्ग को अवरुद्ध करें, लोगों के विकास को अवरुद्ध करें। और क्योंकि उनको वो ध्यान में आता है कि सारे लोग वो थे जो मेरे कहने पे उठते थे और जागते थे। मैं तय करता था कि इनका लड़का कहाँ काम करेगा, मैं तय करता था कि इनकी लड़की की ब्याह कहाँ पर होगा। हुँ, तो ये सारी चीजें, अब वो चीजें चली गई, तो वो जाने के बाद में वो किसी किन किन प्रकार पकड़ना है। तो ये कचरा जा करके और कमजोर लोगों के, वंचित वर्गों के कुओं में जाके डाल देना, हुँ, या उनके मार्ग पे गंदगी फेंक देना, ये सारा इसी जो जाती हुई सत्ता की घबराहट और हुँ, हुँ, थरथराहट है। हुँ। जी। लेकिन धीरे धीरे लोगों में, आपने भी देखा होगा हुँ, हुँ, कि जागरूकता आ रही है और नई पीढ़ी इन चीजों को सहन करने को तैयार नहीं। हुँ, हुँ, पिछली पीढ़ी तक के लोगों ने सहन कर लिया, लेकिन आपकी पीढ़ी और आपके बाद की जो पीढ़ी है वो इसको सहन करने को तैयार नहीं। बिल्कुल। क्योंकि अब धीरे धीरे जानकारियां भी बहुत हो गई, लोगों को समझ में आ गया।
अपना संविधान जो लोगों के लिए बहुत दूर दिखता था, पढ़े बिना आप जान नहीं सकते थे, अब उसके ऊपर एक सीरियल ही बन गया और राज्यसभा टीवी पर है। कोई देख ले तो समझ जाए कि उसमें हमको क्या क्या अधिकार है। तो और लोग बाग घूमते तो रहती, मैं कहती हूँ आजकल के बच्चे ग्रामवासी हैं, इंस्टाग्राम पर रहते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें उससे भी सीख जाते हैं, एक दूसरे से सीख जाते हैं। तो अब अधिकारों की वंचना धीरे धीरे समाप्त होगी, समय लगेगा। अब जहां तक महिलाओं का सवाल है, तो महिलाओं का सवाल तो महिलाओं का अपना भी एक सवाल है। महिलाओं की समस्या ये है कि वो ये मान के चलती हैं कि सब कुछ उनको ही करना है। ये उनका उनका कुछ समाजीकरण ऐसे होता है, सोशलाइजेशन इस तरह से होता है कि वो अपने आप को सुपर ह्यूमन मानती हैं, उनको बताया गया है। और मैंने आज ही कहीं पर पढ़ा या सुना कि लड़कों को हम अपने पास रखने के लिए पालते हैं और लड़की को रवाना करने के लिए पालते हैं जी। ठीक है, तो जब हम लड़की को रवाना करने के लिए पालते हैं तो उसको बहुत अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं, और उसमें सबसे अच्छा संस्कार उसको क्या देते हैं कि तुम्हें धैर्यवान होना चाहिए, सामंजस्य रखना चाहिए, और सब लोगों के साथ मिल करके रहना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि कोई ये शिकायत ना करे कि ये निकम्मी है, आलसी है, काम नहीं करती, फलाना नहीं करती। ये बचपन से उसके मन में भर दिया गया है। और जब वो भर दिया गया है तो, और वो जितनी अधिक अशिक्षित होगी वो उतनी अधिक इन चीजों से कन्विंस्ड होगी, क्योंकि उसके पास खिड़की ही नहीं है जिससे खोल के उसने बाहर देखा है। बंद खिड़की वाली लड़कियां, जिनकी शिक्षा की खिड़की ही नहीं खुली, शिक्षा की खिड़की खुलने वाली लड़कियां भी कई बार जाली से देखती हैं, वो देख नहीं पाती, लेकिन जिनकी खुली ही नहीं है उनके तो कोई स्कोप ही नहीं है। तो वो महिलाएं जो हैं उनको मालूम ही नहीं है कि उनके क्या अधिकार है, उनको मालूम ही नहीं कि वो एक व्यक्ति है। व्यक्ति, स्त्री पुरुष दो हो सकते हैं प्रकार, लेकिन है वो व्यक्ति। उस व्यक्ति के रूप में भारत के वो नागरिक होने के नाते उसके वही अधिकार हैं जो पुरुष के, उसको पता ही नहीं जी। और आपके जैसे लोग ये बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि आप ये चीजें उनको जाकर बता रही हैं और उनको समझा रही हैं। उनको यही नहीं पता है कि पानी या घर या कुछ भी, उसके लिए वो अकेली जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल, इसमें दीदी मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। तो हम लोग बुंदेलखंड में बहुत दिनों से ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। तो हमारी एक साथी संस्था है परमार्थ समाज सेवी संस्थान, उनका 2000 औरतों का एक पूरा ग्रुप है, कैडर है, जिनको वो जल सहेलियाँ बोलते हैं। मैंने सुना है। और वो लोग वही पैट्रियार्कल फैमिली से आ रही हैं जो घूंघट ओढ़ के रहती थीं, पर उनको जब ट्रेनिंग दिया गया, उनको समझाया गया, अब उन्होंने घूंघट उतार दिया है, वो नीले रंग की साड़ी पहनती हैं और वो हाथ में सिरिंज और वो सब लेके जाती हैं, हैंड पंप ठीक करती हैं, बोरियों में सीमेंट को, बालू को भर के चेक डैम बनाती हैं, तो और उनको हमारे राष्ट्रपति का भी पुरस्कार मिला है। तो ये भी एक हमने उनसे पूछा कि आप कैसे करती हैं या आपको कैसा लगता है? तो वो बोलते हैं कि पहले हम लोग जाते थे तो सब ताने मारते थे कि ये क्या कर रही हो? अरे चल गई, घूमने गई। और अब जब हम लोग जाते हैं तो लोग सुनते हैं, लोग वो आदर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमने परिवर्तन देखा है, और चूँकि आप और मैं, हम दोनों औरतें हैं तो इस पे बहुत गर्व होता है। तो इसको बात को आगे बढ़ाते हुए इस प्रसंग में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। जी, बिल्कुल। और ये एक चिंता का विषय है मेरे लिए। अच्छा। कैसे है मैं बता रही हूँ कि जब पहली बार महात्मा गांधी चंपारण गए और उन्होंने चंपारण में नीलहा आंदोलन शुरू किया, तो कस्तूरबा क्या कर रही थी मालूम है आपको? जब वो वहां गई तो उन्होंने देखा कि भयंकर रूप से गंदे लोग हैं वहां पे, है ना? क्योंकि कितने गरीब थे, इतने लुट चुके थे कि उनके पास कुछ था थोड़ी। तो कस्तूरबा ने साबुन से नहाना सिखाया बच्चों को, नाक कान आंख साफ करना सिखाया, बाल धोना सिखाया, बाल काटना सिखाया, महिलाओं को साड़ी कपड़ा धोना, बच्चों का कपड़ा धोना, धोकर सुखाना, सुखाकर पहनना, ये सब कस्तूरबा ने सिखाया। और वहां पर पूरा का पूरा एक माहौल खड़ा हुआ, और पूरे वो एक मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी कभी भी सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में नहीं लड़ रहे थे, वो रचनात्मक कार्य भी उनका समानांतर चलता था, पैरेलल चलता था, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, और उसके लिए कस्तूरबा कई बार आगे जाकर करती थी। ये पूरा का पूरा क्रम चला 1947 तक। हमारी नानी चूंकि उनके साथ बहुत पास में रही, तो वो कहती थी कि ये पूरा चला, और पूरा सब लोगों को कि साफ सुथरी खादी की साड़ी पहननी है या बच्चों को साफ सुथरा कपड़ा पहनाना, ये एक नियम सा बन गया था। भारत की आजादी के बाद क्या हुआ, कौन सी गलती हुई कि आपको ये फिर से करना पड़ा?
मैं हाँ, मैं ये कह हाँ, रही हूँ, ये चिंता का विषय ये है। यही मैं आपसे पूछना भी चाह क्योंकि रही हूँ। 17 से 47 हुँ, 30 वर्ष महात्मा गांधी ने और उनके पूरे क्रम ने, हुँ, सारा जो उनके साथ पूरी एक सेना थी हुँ, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, उन सब ने 30 वर्ष भारत के लिए खड़ा किया स्त्रियों को। हुँ, हुँ, स्त्रियां खड़ी हुई। अकेले 1942 के भारत छोड़ो में बिहार में ही हजारों महिलाएं जेल गईं, जो बिल्कुल। बाहर निकली, और सब मध्यम वर्गीय महिलाएं थी। हुँ, 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 कोई मजदूर वर्ग की या कोई राज रजवाड़े की महिलाएं नहीं थी, वो सब बिल्कुल। मध्यम वर्गीय महिलाएं थी। वो जेल गई, पर्दा वाली महिलाएं हुँ, हुँ, थी, हुँ, जेल गई। उन्होंने भारत छोड़ो में इतना भाग लिया। अनायास उस 30 वर्ष के इतने बड़े क्रांतिकारों से, आप जानते हैं कि नमक सत्याग्रह में सामने सरोजिनी नायडू दिख रही है, जिनका सर फटा हुआ हुँ, दिखता है हुँ, आपको, हुँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कहाँ कहाँ क्या हुआ कि ये 47 से और आपके बीच एक सारा कुछ हो गया जो आपको इतना करना पड़ा? वही सवाल मेरा अगला आपसे है कि अभी भी हम लोग व्यवहार परिवर्तन के बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों जो है स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, गवर्नमेंट का इतना सारा प्रोग्राम है जो हम लोग कर रहे हैं। तो वो एक बहुत मूल सवाल है जिस पे हम लोग सोचना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ? आपके हिसाब से अगर आप संक्षिप्त में बताना चाहिए तो आपको क्या लगता है कि कौन-से ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण हमारा जो विकास है वो पिछड़ गया, हम विकसित होके वापस पिछड़ वापस आ गए। बहुत अच्छी ऐसा बात है। ऐसा क्यों हुआ? सही है। मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों ने जी, इसको स्वतंत्रता संग्राम को एक अनुष्ठान समझा, एक लंबा अनुष्ठान। जी। वो अनुष्ठान पूरा हो गया, हुँ, देश आजाद हो गया। हुँ, अब जिन लोगों ने भी उसमें, पुरुषों ने भी जो भाग लिया था, हुँ, उनके भी परिवारों में अगर आप आगे देखिए तो बहुत कम है जिन्होंने अपनी बेटियों को आगे बढ़ाया, हुँ, और हुँ, उनके उनके यहाँ की स्त्रियों के बजाय पुरुष आगे बढ़े। वह चीज गांव के अंदर, तो जैसे कि वो कपाट खुला था, वो कपाट बंद हो गया। हुँ, इसमें होना क्या था कि लगातार वो स्त्रियों के सशक्तिकरण का क्रम चलता रहता। हुँ, स्त्रियों को प्रमुखता से, आप ये देखिए ना कि 47 की आजादी के बाद 84 में जाकर पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण आया। बिल्कुल। कितना साल बीत गया? हुँ, उतना साल के लिए महिलाएं कहाँ थी? कहीं आरक्षित नहीं थी। हुँ, और कौन सी महिला आगे आ सकती थी? जिसको उसका पिता, पति, भाई आगे बढ़ाता, ससुर हुँ, आगे हुँ, बढ़ाता, हुँ, वरना तो हुँ, कहाँ आगे बढ़ सकती थी। जी, तो हमने कुछ बहुत सारे साल गंवाए, और उन उस साल को गंवाने में, और वो उसका कारण क्या है, इसकी थोड़ी सी आप लोगों को रिसर्च करना पड़ेगा। हुँ, मुझे ऐसा लगता है, मेरे घूमने फिरने में जो मैंने देखा इतने साल की नौकरी में, कि उसका कारण ये है कि वही सत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे लोग, और हुँ, ये मौका लगा, और फिर उनने कहा कि अब देश को बनाना है, घर परिवार भी ठीक होना चाहिए। घर हुँ, परिवार में और कुछ महिलाएं पढ़ जाएं, वो हुँ, कुछ अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंच जाएं, और उसके उतना काफी है। टोकन जी, जी। टोकन महिलाएं होनी चाहिए, जैसे मैं एक टोकन महिला हूँ। तो हमारे हो जाने से, हमारे आईपीएस हो जाने से पूरे दरभंगा की महिलाओं की परिस्थिति नहीं बदल गई, बिल्कुल। पूर्णिया की महिलाओं की हुँ, परिस्थिति हुँ, नहीं बदल गई। हुँ, हुँ, तो ये टोकन महिलाएं खड़ी हो जाएं, और उतना पर्याप्त है। उससे ज्यादा कोई, फिर वही बात कि व्यवस्थागत रूप से महिलाओं के लिए स्थान बनाना है, इसके लिए हुँ, कुछ नहीं हुआ। जैसे जी, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर हमने कुछ आरक्षण दिए, हुँ, लेकिन हमने लिंग के आधार पर आरक्षण नहीं दिया। बहुत बाद में दिया, अब दिया है, हुँ, लेकिन पहले नहीं दिया। उसके नहीं देने के कारण आपको हेड स्टार्ट नहीं मिला, क्योंकि कोई व्यक्ति हजारों साल से, कोई ग्रुप पिछड़ा हुआ है, आप अनायास उसको खड़ा खड़ा नहीं कर सकते। खड़ा नहीं कर सकते। जी, तो आखिरी में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी हुआ उम, अब ये स्थिति है कि जो हमारे देश की युवाएँ हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बहुत बढ़-चढ़कर इस तरह के प्रोग्राम में, इस तरह की चीज़ों में भाग ले रहे हैं। देश को बदलने की वो अ, शक्ति भी रखते हैं और उनका सपना भी है। तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मुझे ये लगता है कि देश की बात करना जी, बचपना है। अच्छा। जी। जी। देश जो है ना, वो एक लाइन खींची हुई हुँ, हुँ, है हुँ। ना, जो बदलता रहा है। अगर आप हजारों साल के इतिहास को देखेंगे तो वो जो रेखा है, हुँ, हुँ, सीमा रेखा, वो बदलती रही है। जो मूल है वो समाज है। हुँ, और देश की चिंता छोड़ दो, देश जो है ना, हुँ, उसके लिए वो देश चलेगा अगर देश में शक्ति होगी। देश के लिए बहुत सारी चीजें होती है, आर्थिक शक्ति होती है ना, हुँ, सैन्य शक्ति होती है, अन्य प्रकार की उसकी शक्ति होती है, जिसके कारण कि देश चलता है। जो नहीं चल पा रहा है, हुँ, हुँ, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है, वो समाज है। जी, और अगर आप अपने आप को एक समाज का हिस्सा मानेंगे, हुँ, तो और आप ये मानेंगे कि भारतीय समाज एक शाश्वत, बहुत पुराना, बहुत ही प्राचीन समाज है, और जिसके के पास बहुत अच्छी थाती विरासत बहुत अच्छी है,
सामाजिक समरसता की विरासत है, उसकी सोच की है, पर्यावरण के साथ अच्छे संबंध की विरासत है, प्रकृति के साथ चलने की विरासत है। इस समाज को अगर आप सुपुष्ट करेंगे, इस समाज के लिए काम करेंगे, देश अपने आप ठीक हो जाएगा। देश देश करने से कुछ नहीं होगा, झंडा लेके चलने से क्या होता है ना? समाज के अंदर काम करना होगा, और अगर आप समाज के अंदर काम कर रहे हैं तो स्त्री का काम करना होगा, वंचित वर्गों का काम करना होगा, है ना? जी। और तब प्रकृति को आपको संरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि उस समाज को उसकी अत्यंत आवश्यकता है। देश के लिए वो बेचा जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन समाज के लिए बचाना पड़ेगा। आप समझ रही हैं? देश को तो बहुत सारा अमीर होना है, तो अमीर होने के लिए तो कुछ भी बेच सकते हो आप, क्योंकि आज बेच दो, पैसा ले लो, बहुत अमीर हो गए। लेकिन अमीर होना है कि सुखी होना है? और सुखी होने के लिए समाज की ही देखभाल करनी पड़ेगी। समाज अच्छा, सशक्त और सभ्य समाज होगा, समतावादी समाज होगा, हर किसी को उसका हक हुकूक मिलेगा, तो ऐसे ही देश का कल्याण भी होगा और देश समृद्ध भी हो जाएगा। तो अनुराधा दीदी, क्योंकि हमारा अब ये सफ़र ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो जो आपको मैं ये बताना भी चाहूँगी कि हम लोग एक भोपाल में एक उत्सव कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सोशल चेंज का सब्जेक्ट है, वो बहुत सीरियस माना जाता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसमें फ़न हो, जॉय हो, जो भी परिवर्तन हो अंदर से हो, खुद मोटिवेट होके हो, ना कि हम किसी पनिशमेंट या कोई शेमिंग करके करें। तो इसीलिए इसमें इस महोत्सव में कला, खेल-कूद को सोशल चेंज से मिलाया जा रहा है। तो क्योंकि आप खुद भी एक कलाकारों के परिवार से हैं, आपका जो बेटा है वो भी एक बहुत बड़ा कलाकार है, आपकी बहू भी इतनी सुंदर चित्रकलाएँ बनाती हैं। तो आप क्या हमें ये बताना चाहेंगी कि कैसे कला के द्वारा हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं? कला परिवर्तन तो कला के ही माध्यम से आता है। अगर जी। आप समाज का कोई भी परिवर्तन देखें, तो कोई भी परिवर्तन आपके भाषण देने से नहीं आता, जी। आपके बोलने से नहीं आता। अच्छा शिक्षक भी जब आपको आपके क्लास में पढ़ाता है या पढ़ाती हैं, तो जी। अच्छे शिक्षक का लक्षण ये होता है कि वो आपको हंसा के, समझा के, बुझा के, चित्र बना के, बहुत सारे तरीकों से, और जो हम जानते हैं मारिया मोंटेसोरी का जो तरीका था, उससे बच्चों को सिखाते हैं, तो उसमें कितनी तरह की कलाओं का उपयोग करते हैं। तो मनुष्य सीखता तो कला के ही माध्यम से है, कि वो साहित्य, संगीत, कला, इन सब चीजों का प्रयोग करके ही। तो आपका जो ये रास्ता आप लोगों ने चुना है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक मन में आनंद नहीं हो तब तक ग्राह्यता नहीं होती है। जी। आप इतना बोलते रहेंगे कि वो सो ही जाएगा सामने वाला, है ना? बिल्कुल। बुद्धि की एक सीमा होती है, वो जाकर सो जाएगा, उसको बेचारे को ऐसे भी क्या, ऐसा बहुत ही रूखा सूखा विषय है ये। बहुत। तो इतने रूखे सूखे विषय में आप केवल उसको ज्ञान देंगी कि इसमें इसमें इतना आर्सेनिक है, पानी में इतने फलाना है, तो ये है, तो उसको समझ ही भी नहीं आएगा और वो बोर हो जाएगा। बोर करके, क्या बोलते हैं वो गाना था ना एक, जो बोर करे यार को उस यार से तौबा। तो बोर करके किसी को आप कुछ नहीं सिखा सकते। जी। आपको सिखाना है लोगों को, तो आपको बहुत ही रुचिकर बना के, उसको मजेदार बना के, और खासकर अगर युवाओं को और महिलाओं को, विशेषकर महिलाएं, हमारे देश की ग्रामीण महिलाएं अभी भी बालिका हैं, क्योंकि उनका एक्सपोजर ही नहीं है। बालिका से किशोरी बनने के लिए एक्सपोजर होना चाहिए ना, सिर्फ बच्चा पैदा कर देने से आप बड़े थोड़ी हो जाते हैं। तो आपका एक्सपोजर नहीं है, तो वो बालिका है, तो बालिका जैसी बुद्धि है उनकी, तो अगर आप उनको आनंद देंगी तो वो उन चीजों को सीखेंगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये जो प्रयास है, ये बहुत परिवर्तन लाएगा। एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे प्रयासों में निरंतरता रहनी चाहिए, ये आयोजन नहीं होना चाहिए, ये कार्यक्रम होना चाहिए। तो अगर आयोजन होता है तो फिर इवेंट्स तो बहुत लोग करते हैं, सरकारें भी करती हैं, लोग भी करते हैं, लेकिन वो निरंतरता रहती है। तो मुझे याद आता है साक्षरता मिशन जब चलता था, तो नाच गाना और चित्रकला और बहुत सारे चीजों के माध्यम से वयस्क शिक्षा का काम किया गया, और जहां जहां ये बहुत गंभीरता से और लगातार किया गया, जैसे कि केरल में किया गया, तो वहां इसका बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। कई जगहों पर इसको एक आयोजन के रूप में बस किया गया, ढिमढिमा बजा के चले गए और हो गया। उसके बाद कुछ लोग तो आए 10-15 दिन, 20 दिन, उसके बाद वो बात खत्म हो गई। तो जहां भी इस तरह की चीज करें, निरंतरता से करें, मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी।